अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद समरान सलीम है और हम आपके लिए ला रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाटा एनालिसिस कोर्स। बेसिकली ये हमारा जो कोर्स है, इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को बताया जाएगा कि एक्सेल की ज़रूरत क्या है, एक्सेल क्यों यूज़ होता है, एक्सेल में डाटा एनालिसिस को किस तरीके से किया जाता है, एक्सेल के क्या क्या फ़ायदे हैं, और अगर कोई शख्स जॉब करता है या अपना कोई बिज़नेस कर रहा है तो उसको एक्सेल की किस हद तक ज़रूरत पड़ सकती है, इस एक्सेल के अंदर एडवांस लेवल की डाटा एनालिसिस कैसे की जाती है। तो आज के कोर्स में हम आपको जो लेक्चर 1 है उसमें बताएंगे कि एक्सेल हमारी कोर्स आउटलाइन क्या है और एक्सेल के क्या क्या फ़ायदे हैं, और बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम एडवांस लेवल के ऊपर प्रोसीड करेंगे। तो आगे अगर हम आगे चलते हैं, ये हमारी कोर्स आउटलाइन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स की, जो कि हम अभी करने जा रहे हैं। ये कोर्स, इसके अंदर सबसे पहले हम बेसिक एक्सेल इंट्रोडक्शन, जो एक बेसिक होता है, बेसिक से हम शुरू करके थोड़ा सा आगे जाएंगे। मतलब बेसिक ये भी नहीं, आप इतना तो बेसिक पता ही होता है कि एक्सेल में कैसे डाटा डालते हैं, किस तरीके से चीज़ें जो एडिशन सब्ट्रैक्शन ये वो इस तरह की चीज़ होती हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हम एडवांस लेवल के ऊपर इसको लेके जाएंगे कोर्स को, कि इसमें डाटा एनालिसिस को कैसे करते हैं, ठीक है, लुकअप फंक्शंस किस तरह इंसर्ट करते हैं और उनको कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे की जा सकती है, उसको कैसे किया जा सकता है। इसी तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग एक्सेल, ग्राफ्स किस तरह से बनते हैं, किस किस टाइप के ग्राफ्स हैं जो हम एक्सेल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, डाटा के कंपैरिजन कैसे किया जाता है ग्राफ में, इस तरह सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग कैसे की जाती है डाटा की। फिर टूल पैक, एक एक्सेल के अंदर इनसाइड एक टूल है, उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी हम इसके अंदर देखेंगे। इसके अलावा पिवट चार्ट्स एंड पिवट टेबल्स को हम देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से हम एक्सेल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमारी बेसिक कोर्स आउटलाइन है, जिसके जो जो चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। इसी तरह अगर हम आगे चलते हैं तो एक्सेल को क्यों यूज़ किया जाता है, वाई वी यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये हमें किन किन जगहों पे इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिज़नेस है, ठीक है, वो देखना चाहते हैं हमारा हमारा बिज़नेस की लास्ट 6 मंथ में कैसी ग्रोथ थी, या पिछले साल जो हमारा बिज़नेस था उसकी वो कंपैरिजन करना चाहते हैं अपने डाटा का करंट ईयर के साथ, ठीक है, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट जो भी KPIs हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, वो उनको देखना चाहते हैं कि हमारा बिज़नेस जो है वो या ग्रो कर रहा है या डिक्लाइन कर रहा है। ठीक इसी तरह अगर आप स्टोर या सप्लाई चेन से रिलेटेड आप का बिज़नेस है तो उसके अंदर आपको एक्सेल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, ठीक है। इसी तरह KPIs को देखने के लिए, इसी तरीके से आपके डिफरेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो है, या लार्जर आपके डाटा सेट्स जो हैं उनको मैनेज करने के लिए या उनको उनके ऊपर नज़र रखने के लिए एक्सेल यूज़ किया जाता है। एक्सेल हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसके अंदर हम इजीली डाटा के साथ खेल सकते हैं, डाटा के साथ प्ले कर सकते हैं, कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं किसी चीज़ की, हम फिल्टरिंग कर सकते हैं, ठीक है, किसी चीज़ का डाटा हम सेव कर सकते हैं अपने सिस्टम के ऊपर, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के इसके फंक्शंस हैं, हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, चार्ट्स, टेबल्स, डाटा बार्स, ठीक है, हम इनके अंदर एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सेल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अपना आजकल हमारे जिस तरह पाकिस्तान में अमेज़न भी आ गया है, या डिफरेंट हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, वहाँ पे आपने डाटा को देखना है, आपने डाटा को गैदर करना है, तो ये वो सब चीज़ें हैं जिसके अंदर आप जाके अपने डाटा को सेव कर सकते हैं, डाटा के साथ डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह एक्सेल आपको हेल्प करता है रिपोर्टिंग के अंदर, एनालिसिस ऑफ द डाटा के अंदर। आपने एक्सेल के अंदर रिपोर्टिंग किस तरीके से करनी है, डाटा को एनालाइज किस तरह से करना है। फॉर एग्जांपल आपने अपनी इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है, ठीक है, आप अपना ऑनलाइन कोई स्टोर रन कर रहे हैं या आप अपना ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, तो आपने अपने इन्वेंट्री को मैनेज किस तरह से, आपका ऑनलाइन स्टोर है, सो आप एक्सेल आपको हेल्प करेगा कि आप अपनी इन्वेंट्री को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री के सप्लाई चेन के डिफरेंट जो उनके फार्मूलाज हैं, या डिफरेंट इन्वेंट्री चेन मैनेज के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको किस तरीके से आप लागू कर सकते हैं, इसमें एक्सेल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसी तरह एक्सेल की एक सबसे अच्छी खूबी ये है
कि वो आपकी डाटा की सिक्योरिटी को भी प्रोवाइड करता है। एक्सेल के अंदर ऐसा फीचर है कि आप इसके अंदर अपनी डाटा शीट पे या इसके ऊपर आप अपनी जो भी आपकी स्प्रेडशीट है उसके ऊपर पासवर्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे आपका डाटा सिक्योर हो जाता है, कोई दूसरा आपके अलावा उसको खोल नहीं सकता, देख नहीं सकता। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है ये। और आजकल जैसे आपको पता है कि साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आपकी वेबसाइट हैक कर ली जाती है या आपका अकाउंट्स हैक कर लिए जाते हैं। तो इसकी सूरत में आपके पास बैकअप के ऊपर अगर एक्सेल के फॉर्म में आपने अपने डाटा को सेव किया हुआ है और उसके बाद सिक्योरिटी अप्लाई की हुई है तो आपका डाटा किसी हद तक सेव हो जाता है। इसी तरह एक्सेल आपको डैशबोर्ड बिल्ड करने में, फॉर एग्जांपल प्लानिंग ऑफ योर डेली टास्क, या अगर आपने कोई डैशबोर्ड बनाना है, आपने अपना रियल टाइम के ऊपर चीज़ों को देखना है कि आपकी वेबसाइट पे कितने यूज़र्स आ रहे हैं, कितनी सेल हो रही है, कितना आपका जो है वो इन्वेंट्री की क्या सिचुएशन है, ठीक है, सेल्स की क्या सिचुएशन है, कस्टमर की डेटाबेस अगर आप बनाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें करने में एक्सेल आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और इससे आप अपना डैशबोर्ड भी बना सकते हैं एक्सेल के ऊपर। सो ये तो वो बेसिक चीज़ें थी जिससे आप एक्सेल क्यों यूज़ करते हैं और एक्सेल के फ़ायदे क्या हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो एक्सेल क्या है? एक्सेल एक स्प्रेडशीट, इट्स ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर ये एक मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी शेयर किया हुआ आपके साथ, आप देख सकते होंगे इस पर स्क्रीन पे कि इसमें स्प्रेडशीट्स होते हैं, शीट 1 शीट 2, और ये एक होम पेज है, इसमें कॉलम्स हैं और आपकी रोज़ हैं और डिफरेंट टाइप्स के इसमें फंक्शंस हैं, और ये इस तरीके से आप जो है ना इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम अगर नेक्स्ट चलें, अगर एक स्प्रेडशीट में आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। लेट्स से ये हमारी एक एक्सेल की शीट है, अब इसको खोलते हैं हम। तो इसमें आप देख सकते हैं ये होम का टैब है, इंसर्ट, पेज आउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, फॉक्सिट, रीडर, पीडीएफ में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी फ़ाइल को। सो अगर हम इसके जाते हैं अगर होम के ऊपर, तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के, अब न्यू आपने खोलनी है तो यहाँ से आप न्यू खोलेंगे, सेव, ओपन, अगर आपने कोई चीज़ सेव करनी है, सेव एज़ भी आप इसमें सेव करनी है किसी जगह पे आपने एक्सेल को, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं, प्रिंट की ऑप्शन। इस तरह अगर आपने एक्सपोर्ट करना है या बाहर से कोई एक्सेल शीट खोलनी है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम फ्यूचर में बारी बारी इन सब के ऊपर इन सब का एक रिव्यू देंगे, इन सब इस कोर्स के अंदर डिटेल के साथ आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करते हैं अपना बेसिक फार्मूलाज के साथ कि बेसिक एक्सेल क्या है। जिस तरीके से मैंने आपको एक कोर्स आउटलाइन तो मैंने आपको बता दी हुई है कि इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सेल। तो हम इस पे चलते हैं, लेट्स गो, कि ये एक बेसिक से हमारे जो चीज़ें हैं, मतलब शुरू में हम थोड़े 1 to 5 एक लेक्चर्स जो हमारे होंगे वो बेसिक के ऊपर होंगे, ताकि हमारी एक ग्राउंड लेवल बन जाए, या अगर आपको बेसिक चीज़ें आती भी हैं तो एक रिफ़्रेशर आप लोगों को मिल जाए, तो उसके ऊपर फिर हम उस बिल्डिंग को खड़ी करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जब एडवांस चीज़ें एक्सेल की हैं वो आपको पता लगना शुरू होंगी, ताकि आपका बेसिक की भी रिवीजन साथ में हो जाए और जो एडवांस साथ साथ चीज़ें हैं उनका भी आपको पता चल जाए। सो अगर आप देखते हैं इसको ऐड नंबर, सबसे पहले है एडिशन के ऊपर। अब यहाँ पे दिखाया हुआ है कि भाई हम चीज़ों को ऐड कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम जो है एग्जांपल दी हुई है कि एडिशन का जो फंक्शन है या जो किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। एक बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल ये एक टेबल उन्होंने दिया हुआ है फ्रूट्स और अमाउंट का। अब यहाँ पे एप्पल्स, ऑरेंज, बनानास, लेमन्स, ये वो चीज़ें हैं, ठीक है, जिस पे दी हुई हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे ये यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, लाइक एक फ्रूट का टेबल है और एक अमाउंट का टेबल है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम परफॉर्म करते हैं इनका सम का फंक्शन जो है वो इसके ऊपर, इस टेबल के ऊपर लगाते हैं, जो सी और डी के दरमियान टेबल है इस टेबल के ऊपर। तो हम इस जगह पे यहाँ पे ये येलो बॉक्स है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम जो है अब सम का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए कीबोर्ड का बटन भी खोल देता हूँ लाइट। अब मैं इसके ऊपर डालता हूँ इक्वल, और उसके बाद मैं यहाँ से लिखता हूँ SUM, सम, जैसे आप देख रहे हैं कि परफॉर्म। अब सम, और उसके बाद ये हमने डी कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो ये यहाँ से हम क्लिक करेंगे। ये आप देख रहे हैं ये कौन सा है, D4। इसको ड्रैग करते हुए नीचे लेते आएंगे D7 तक, और इसको हम बंद करेंगे फिर इस ब्रैकेट्स के अंदर, एंड देन वी क्लिक एंटर।
जब एंटर करेंगे तो आप ये देख रहे हैं तो हमारे पास 170 का सम आ गया। इसी तरीके से हम इसके और भी वेज़ हैं सम करने के। एक तरीका तो ये है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। इसी तरह एक और भी तरीका है जिसके साथ साथ जो है हम सम के फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। वो यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे देखें यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया। इसी तरह मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ। यहाँ से हमने जब उस फंक्शन पे जाके जहाँ हमने परफॉर्म क्लिक किया हुआ, फिर हमने एल्ट और इक्वल का साइन दबा के और फिर हमने इसको, ये हमारे पास यहाँ पे वो उसने ऑटोमेटिकली उस पूरी, आप देख रहे हैं, इसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ से लेके G4 से लेके G7 तक। जब हम एल्ट इक्वल, उसके बाद जब हम एंटर दबाएंगे एंटर, तो हमें वो सम दे देगा। तो ये एक शॉर्टकट है। अगर आपने आपके पास बहुत बड़ा एक टेबल है, लाइक 100 ऑफ रोज़ का आपके पास एक टेबल है और आप जो है उसको सम करने जा रहे हैं, तो किस तरीके से करेंगे वो ये एल्ट इक्वल डालेंगे और फिर एंटर कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो उस पूरी कॉलम को सेलेक्ट करके ऐड कर देगा। इसी तरह अगर हम इसमें कोई कंडीशनल सम करना चाहते हैं, लेट्स से हम जो हैं हम चाहते हैं कि ये हमारे पास एक टेबल है और हम चाहते हैं कि ये नंबर जो 50 से ऊपर है ना, सिर्फ उन्हीं का सम लेके हमें बताए, ठीक है। लेस देन 50 को इग्नोर कर दें और 50 से ऊपर का हमें सम लेके बताए। तो ये किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए जो हम फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे वो है सम इफ़। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड देन मेक इक्वल सम इफ़ का हम लगाएंगे फंक्शन। अब वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब वो खुद ही एक्सेल जो है बता देता है रेंज क्या आपने सेलेक्ट करनी है, क्राइटेरिया आपने क्या सेलेक्ट करना है, क्या आपने रेंज सेलेक्ट करनी है। सो सम इफ़, अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से D11 से लेके, ये D11 है, ये देखें ये D, और यहाँ पे हम जाएंगे तो ये 11। सो D11 कॉलम को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने इसको D11 से लेके जो मेरी रेंज है, ठीक है, D11। उसके बाद मैं इसको लिख भी सकता हूँ यूँ करके कॉलम, और कहाँ तक मैंने ये कॉलम ये वाला डबल डॉट्स वाला, और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको कहाँ तक सेलेक्ट करना है, D15 तक। ये देखें ये D है और ये यहाँ पे 15 है। सो अगर मैं यहाँ पे लिख के भी कर सकता हूँ D15, ये पूरी मेरी रेंज सेलेक्ट होगी। उसके बाद मैंने इसको हैश में, ये मुझे साथ साथ बता रहा है, देखें ये रेंज मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद क्राइटेरिया देना है मैंने। अब क्राइटेरिया क्या मैंने देना है, जो क्राइटेरिया देना है कि मुझे 50 से ऊपर का चाहिए, ठीक है, 50 से ऊपर का मुझे ये चाहिए। तो हम उसी तरीके से डालेंगे ये ग्रेटर देन 50। सो ग्रेटर देन का साइन अब मैं डालूँगा यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन एंड देन वी आर गोइंग, ये ग्रेटर देन का साइन आ गया यहाँ से, आप देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन इंस्टॉल करते हैं। किस तरीके से, मैं कीबोर्ड के सामने आपके रख दिया, यहाँ से हमने शिफ्ट दबाया, यहाँ पे हमने ग्रेटर देन रखा और देन हम ग्रेटर देन हमने कैसे करना है 50 से ऊपर है। सो 50 हमने यहाँ पे टाइप कर दिया और कॉलम को क्लोज कर दिया 50। और नो लेट्स एक मिस्टेक हो रही है, एक यहाँ पे लेट्स इसको क्लोज कर दूँ मैं। यहाँ पे नीड टू इंस्टॉल कॉलम एंड इंस्टॉल करने के बाद हमने इसको बंद किया और सो अब आप देखें 100 हमारे पास जो है इसका रिज़ल्ट है। सो द रिज़ल्ट इज़ 100, उसमें बताया एंटर देन द रिज़ल्ट इज़ 100। इसी तरीके से हम जो हैं बाकी चीज़ें, ये जो ये वाला कॉलम है, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, यानी हम सम इफ़ के फंक्शन से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे लेट्स से अब ये हमारे पास एक टेबल है, तो मैंने इसको यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे यहाँ पर भी, और आप देख सकते हैं कि नीचे भी आपके पास रिज़ल्ट आता है, FDG है, काउंट 5 है और इसका सम 260 है, यहाँ पे भी वो आपको बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम इसका फार्मूला लगा लेते हैं इसको प्रिंट करने के लिए, जिस तरीके से हम करते हैं फार्मूला, ठीक है, इक्वल सम, और देन वी विल select our range and then this
ठीक है। तो अभी हमने ये G14 यहाँ तक सेट किया है, इसमें ये 15 सेलेक्ट करने के लिए हम इसको फार्मूले को एडिट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा यहाँ से G15 एंड देन आवर रिजल्ट इज़ 260। सो इसी तरीके से हम अगर नीचे जाएं, नीचे एक सम फंक्शन के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं कि हम सम अगर करना चाहें तो सम का ये फार्मूला जिसके हम इसके ऊपर नंबर की एक रेंज देंगे और उसके बाद ऐड हो जाएगा नंबर। डिफरेंट तरीके हैं सम के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अभी आपके ऊपर है कि आपको कौन सा इजी लगता है। कीबोर्ड से शॉर्टकट भी आप डाल सकते हैं या सम का फार्मूला भी लिख सकते हैं या एवरेज भी, अगर आपने एवरेज का फार्मूला भी इसमें लिख सकते हैं। सो डिफरेंट रेंज ऑफ सेल्स है और डिफरेंट तरीके हैं कि किस तरीके से आप सम के फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह अगर हम आगे चलें, नेक्स्ट हमारे पास आता है फिल। फिल के फंक्शन में ये है कि हम किस तरीके से हम हमारी जो कोई भी कॉलम है, कोई भी रो है, वो किस तरीके से फिल हो सकता है, ऑटोमेटिकली कैसे फिल हो सकता है फंक्शन। तो अगर हम इसको देखते हैं कि क्लिक द सेल विद 100, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये ऑलरेडी उसने हमें बताया हुआ है कि ये 100 है, इसके ऊपर फार्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारी ये इसके नीचे वाली भी रोज़ जो है वो फिल हो जाए। तो हम इसको क्या करेंगे, ये जिस तरह यहाँ पे उन्होंने सर ने ये इस तरह कर्सर को यहाँ पे रखेंगे और यूँ सेलेक्ट करके इसको यूँ नीचे ड्रैग करेंगे। तो इस तरह क्या होगा, ये वाला जो फार्मूला है सम, ये फार्मूला उस पूरे कॉलम के अंदर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या है, 110, 120, 50, 80। तो ये सम का पूरा इस कॉलम के ऊपर हमारा जो फार्मूला है वो पूरा कॉपी हो जाएगा इसके अंदर। इसी तरह यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही है, इस तरीके से यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। इसी तरह हम ड्रैग करेंगे, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा हमारा ये वाला टेबल। जिस तरह यहाँ पे है ना, आप सम कर रहे हैं, तो इसी तरह अगर मैं लेट से इसको यूँ करके ड्रैग करता हूँ तो आप देख रहे हैं ये पूरा हमारा जो है ऑटो फिल हो जाता है कॉलम। सिमिलरली अगर ये वाला हमारे पास जैसे टेबल बना हुआ है जिसमें ये 50, 50, अब अगर हम इसके अंदर ये प्लस करें तो इक्वल्स ये बनता है, इसी तरह ये प्लस करें तो इक्वल्स हमारे पास ये बनता है। तो यानी अगर हम इसको फार्मूला दें तो C11 से लेके C14 तक, इस यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना वो किया तो 200 है। फिर इसी तरह हम ये फिलिंग राइट है, दिस टाइम ड्रैग द हैंडल टू द राइट। अगर हम क्या करेंगे, ये हैंडल जो है इसको अगर राइट के ऊपर इस तरीके से क्लिक करें तो आप देख रहे हैं कि ये D11 से कॉपी हो गया ये वाला, इसने इसको ये वाला भी रो कॉपी कर दी। इस तरह इसने ये वाली जो F हमारे पास कॉलम है F11 से लेके तो F14 तक, ये इसको भी जो है इस पूरी रो को भी सम कर दिया। इसी तरह ये यहाँ पे भी इक्वल्स के साइन को भी हमने जो है ना G11 से लेके G14 तक, तो ये भी हमारे पास जो होगा सारा सम आ जाएगा। तो ये ऑटो सम का जो ऑटो फिल है, किसी भी कॉलम या किसी की रो को अगर आपने ऑटो फिल करना, बजाय इसके कि आप हर कॉलम के ऊपर अलग से फार्मूला लिखें, आप जस्ट उसको कर्सर को उसके कॉर्नर पे रख के ड्रैग कर लें। अगर आपने कॉलम फिल करना है तो आप उसको डाउनवर्ड ड्रैग करेंगे और अगर आपने रो फिल करनी है तो आप उसको राइट की तरफ ड्रैग करेंगे, जिस तरह हमने दूसरे एग्जांपल में किया। सिमिलरली यहाँ पे आप देख लें, क्लिक द सेल विद द वर्ड प्रोड्यूस। अब यूज़ द फिल हैंडल टू कॉपी द सेल। अगर हम अब प्रोड्यूस है तो यहाँ पे अगर लोअर राइट कॉर्नर के ऊपर सेल को जाएँ तो इट एंटर इट क्रॉम्स देन ड्रैग डाउन थ्री सेल। अब यहाँ पे भी इसी तरीके से जो है हम ऑटो फिल कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। नाउ सेलेक्ट द सेल विद द वर्ड फ्रूट, rest your cursor on the lower right corner again and then you will get the cross, double click, that's another way। मतलब यहाँ पे भी हम जो है इसको सारा ये देख रहे हैं कॉपी अगर हम करना चाहें, इस तरह यहाँ पे फ्रूट है कैटेगरी, तो इसको हम यूँ करके क्लिक करेंगे तो वो हमें कॉपी कर देगा, यानी ऑटो फिल कर देगा उसी चीज़ को, अगर हम उसी को ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर लेट से मैं इसको क्लियर करता हूँ ये वाला और मैं इकट्ठा कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह लेके आऊँगा इसको नीचे, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये इकट्ठा सारा कॉपी हो गया है, कंबाइन करके अलग से, बजाय इसके कि आप अलग अलग इसके ऊपर लिखें फ्रूट प्रोड्यूस बार बार लिखते हैं। तो एक्सेल इस तरह की चीज़ों के अंदर आपको बहुत हेल्प करता है। एक तो इससे हमारा टाइम सेव होता है और हम अपने डाटा को आराम से एनालाइज भी कर सकते हैं। इसी तरह ऑटो फिल ये भी है। लेट से अब ये देखें,
अगली एग्जांपल में देखें, अगर हम कोई कैलेंडर बना रहे हैं, कैलेंडर का रिकॉर्ड हम कायम करना चाह रहे हैं, या हम अपनी कोई हमारे पास बड़ी एक डाटा सेट है, हम पिछले वीक्स का या पिछले मंथ्स का जो है देखना चाह रहे हैं डाटा, और हम एक टेबल बना रहे हैं, तो उस टेबल को बजाय हम मैनुअली वहाँ पे लिखें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो जिस तरह ये जनवरी है, अगर मैं इसको यूँ करके ड्रैग करूँगा यहाँ पे, तो वो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं फरवरी और मार्च आ गया। इसी तरह वीक है, वीक को भी अगर मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ तो ये देख रहे हैं ऑटोमेटिकली वीक 1 2 3 4 इसके ऊपर आ गया, बजाय इसके कि मैं मैनुअली लिखूँ वीक 2 वीक 3 वीक 4। तो एक्सेल इस तरह की चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। इसी तरह जनवरी, फरवरी इसको हम आगे तक भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं इसको आगे तक अगर मैं लेकर जाऊँ तो दिसंबर तक, तो अप्रैल में तो आप देख सकते हैं यहाँ तक अक्टूबर, नवंबर, तो आप लेकिन दिसंबर तक हम चले गए। तो सिमिलरली हम इसी तरह वीक्स को भी आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नीचे अब ये देखें, यहाँ पे आप इंटरवल्स अगर आप देखते हैं, अगर हमने इंटरवल्स के ऊपर एक चीज़ को फिल करके लेके जाना है तो वो हम कैसे करेंगे। इसी तरह अगर आपने इंटरवल्स को फिल करना है तो वो आप कैसे करेंगे। सो इस ये वाली एग्जांपल है कि अगर हमने एक ही गैप देके 15 15 प्लस 15 का गैप देके इस कॉलम को फिल करना है तो हम कैसे करेंगे। तो आप ये देखें, हम यहाँ से यहाँ पे इसको दोनों सेलों को करेंगे एंड देन यहाँ से कर्सर पकड़ेंगे और फिर आप देखें 45 60 75 एंड देन 90। इसी तरह 15 15 के इंटरवल से ये हमारा पूरी हमारी जो रो है ये फिल होगी। यानी अगर हमें इंटरवल्स के तौर पर फिल करना है तो वो हम कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे वो भी चीज़ मिल जाती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो स्प्लिट का फंक्शन है। स्प्लिट के अंदर अब आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से इसको परफॉर्म करना है। नेट से मैं इसको क्लियर कंटेंट कर देता हूँ यहाँ से। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक ईमेल एड्रेसेस है, तो हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि हमारा ये ईमेल एड्रेसेस को स्प्लिट हो जाए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के अंदर। तो ये चीज़ अब किस तरीके से हम करेंगे, तो बहुत सी दफ़ा इस तरह होता है कि हम किसी भी जगह से जो है हमने कोई सर्वे फिल किया है, या हम हमारी एक वेबसाइट है वहाँ पे हम ऑटोमेटिक नोटिफिकेशंस या हमारे जो ईमेल चंक एक हमारे कस्टमर्स का या हमारे सब्सक्राइबर्स का है वो एक जगह आके बैक एंड के ऊपर हम जिनको नोटिफिकेशंस जा रहे हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब किया हो उनको ईमेल जाती है। तो हम चेक करना चाहते हैं हमारे कितने ईमेल सब्सक्राइबर्स हैं और हम उनका रिकॉर्ड जो है वो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के साथ। अब हमने ईमेल तो एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, लेकिन उनके फर्स्ट नेम और सेकंड नेम तो को अगर अंदर स्प्लिट करना है उसको, तो उसके अंदर एक्सेल हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, जिस तरह अब यहाँ पे देखें, हम अगर अपने पहले ईमेल एड्रेस का ये nancy.smith, अगर नैन्सी भी इधर आ गया और स्मिथ भी इधर आ गया, अगर हम दूसरे को करना चाहें तो हम अगर यहाँ पे ND लिखें, ANDY, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे यूं कन्वर्ट करके रखूँगा, सॉरी यहाँ पे लेट्स से मैं इसको क्लियर कंटेंट करता हूँ। तो अब आप देखें, अगर मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे इसका पहला नाम लिखता हूँ नैन्सी और मैंने यहाँ पे एंटर किया। अब मैं यहाँ पे अगर अगर मैं ND ये देख रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास सजेशंस आ गई है पूरी उस रो की, ठीक है। तो ये एक्सेल ने ऑटोमेटिकली हमें सजेशन दिया। अब मैं जब इसको एंटर करता हूँ तो पूरी हमारे पास जो है उसकी फर्स्ट नाम खुद ही कॉपी हो जाता है। इसी तरह अगर मैं ये वाला लिखता हूँ यहाँ पे स्मिथ और मैं यहाँ पे जब नॉर्थ लिखता हूँ तो पूरी मेरे पास वो लिस्ट आ जाती है। इसको मैं एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्सेल हमें सजेशन दे देता है और ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। इस तरह एक और तरीका भी है जिसमें गुड टू नो, कंट्रोल E इज़ द शॉर्टकट फॉर फ्लैश फिल, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको कंट्रोल+E करूँगा तो यहाँ पे कंट्रोल ओके, तो मेरे पास ये सारी यहाँ पे ऊपर ऑटोमेटिकली वो फिल हो जाती है सारी स्पेस। तो ये भी हमारे पास एक तरीका है इसको फिल करने का। इस तरह एक और तरीका भी है जिसके अंदर हम जाके इसको फिल कर सकते हैं और वो है फ्लैश फिल करने का। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से होता है फ्लैश फिल। तो फ्लैश फिल किस तरह होता है, अब ये होम के ऊपर टैब आप देख रहे हैं, ये होम का टैब है।
तो अब यहाँ से अगर आप जाते हैं इस जगह के ऊपर फिल, ये देख रहे हैं आप फिल का निशान है, तो आप क्या करेंगे, आपने इस कॉलम को सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फ्लैश फिल। तो जब आप फ्लैश फिल करेंगे तो आपने ऑटोमेटिकली इस जगह पे वो सेकंड नेम्स को कॉपी कर देगा। तो ये भी एक तरीका है ऑटो फिल करने का। इसी तरह अगर हम नीचे जाते हैं, स्प्लिट अ कॉलम बेस्ड ऑन डेलीमीटर्स, यानी इसके अंदर क्या है कि हमारे पास ये डाटा दिया गया है जिसमें आप ये देख रहे हैं सारा डाटा है, और तो यहाँ पे आप किस तरीके से इसको फिल करेंगे, ये आप देख रहे हैं हमारे पास ये एक डाटा का कॉलम है और हम ये चाहते हैं ये जो इधर में कॉमास के साथ नाम है ये अलग अलग स्प्लिट हो जाए, फर्स्ट नेम इधर आ जाए, लास्ट नेम इधर आ जाए और एंड पे जो कंपनी का नाम है वो इस जगह पे आ जाए। तो इसको हम किस तरीके से फिल करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे हम क्या करेंगे, इस पूरे डाटा को सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पे डाटा के टैब के अंदर हम जाएंगे। डाटा के टैब के अंदर हम जाने के बाद यहाँ के ऊपर हम एक यहाँ पे फ्लैश फिल का ऑप्शन आता है। जब हम ऊपर जाएंगे टेक्स्ट को क्लिक टेक्स्ट टू द कॉलम, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद वी नीड टू सेलेक्ट दिस डीलिमिटेड को सिलेक्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, वो सारी रोज़ को 32 से लेकर 36 तक सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट। जब नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो उसके बाद अंडर क्लिक मेक श्योर हम इस जगह पे करेंगे, ये जो कॉमा है हमने इसको सेपरेट करना है और टैब, तो हम इस कॉमा को यहाँ से टैब की जगह कॉमा को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद द ओनली चेक बॉक्स सेलेक्टेड इज दिस, ये कॉमा आना चाहिए और उसके बाद हम कर देंगे इसको नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे हमने जनरल का ऑप्शन रखना है। जनरल के ऑप्शन को रखेंगे यहाँ पे, तो उसने सेलेक्ट कर ली है हमारी, देख रहे हैं आप जनरल 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 एंड इट सेलेक्ट्स ऑल, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे तीनों को उसने अलग 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 सेपरेट कर दिया, सेपरेट कर दिया। जब जनरल के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद हम फाइनली क्लिक इनसाइड द डेस्टिनेशन बॉक्स। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन बॉक्स, अब हमें किस जगह पे अपनी डेस्टिनेशन चाहिए, तो आप देख रहे हैं हमारी डेस्टिनेशन है डी, तो हम यहाँ पे सी को हटा के तो हम यहाँ पे डी लिखेंगे क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन फर्स्ट नेम की है D32 आ जाएगा और उसके बाद देन वी विल क्लिक फिनिश। जब फिनिश करके ओके इसको जब हम करेंगे तो आप देखें हमारा हर चीज़ सेपरेट होगी, हमारे नेम्स, हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी का नाम, सब अलग अलग सेपरेट हो गया। तो ये अब डिलीमीटर्स को हम यूज़ करके किस तरीके से हमने अलग अलग नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी का नेम अलग अलग सेपरेट कर दिया। तो ये भी फॉर्मूला। इसके बाद एक और भी तरीका है, वो है स्प्लिट द कॉलम विद फार्मूलाज। ये थोड़ा एडवांस लेवल का तरीका है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल अब इतना ही कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक इनसाइड हमारे पास ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि इसको फार्मूला की मदद से सेपरेट किया जाए। तो अब अगर आप इस जगह पे क्लिक करें तो ये फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, लेफ़्ट C56 एंड फाइंड, और ये इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे हाउ इट वर्क्स, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यह है कि इसका इस चीज़ का जो मेन एडवांटेज जो होता है कि अगर फ़र्ज़ करें आप किसी अपनी ओरिजिनल फ़ाइल के अंदर कोई चीज़ अपडेट करने जा रहे हैं, तो उस अपडेशन की वजह से कि जो आपकी सेपरेट हुई फ़ाइल है, यानी जो आपकी फार्मूला बेस्ड फ़ाइल है या जो आपकी डुप्लीकेट फ़ाइल है, वो भी अपडेट हो जाती है, क्योंकि इसमें फार्मूलाज लगते हैं। तो इस फार्मूला की मदद से आप उसको भी अपडेट कर सकते हैं बहुत ईजीली। सो आज के हमारे इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाजिर होंगे, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट और सॉर्ट एंड फिल्टर और टेबल्स और ड्रॉप डाउन्स और डिफरेंट हम जो एक्सेल की चीज़ें हैं उसको पढ़ेंगे। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।